हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी आज आपके समक्ष हिंदी की ऑनलाइन कक्षा के लिए फिर उपस्थित हूँ। तो आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका का दूसरा अध्याय जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर जी द्वारा रचित है। तो इसमें हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है और नाक के माध्यम से ही यहाँ व्यंग्यात्मक वर्णन किया गया है, क्योंकि नाक हमारे समाज में एक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक काटना, कटवाना, नाक रगड़ना आदि। इसी मुहावरे का अर्थ का विस्तार करते हुए व्यंग्यात्मक उपयोग किया है यहाँ कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम की नाक अध्याय में। सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। अपने कथ्य में सफल यह कहानी जॉर्ज पंचम की नाक पत्रकारिता की सार्थकता को भी रेखांकित करती है, दर्शाती है, और साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है कि किस प्रकार से पत्रकारिता का एक व्यवसाय बना दिया जाता है। पत्रकारिता वैसे देश का एक आधार स्तंभ माना जाता है, लेकिन इसे व्यवसाय के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। तो ये तो था संक्षिप्त परिचय, इसका उद्देश्य कि जॉर्ज पंचम की नाक कहानी लिखने का उद्देश्य क्या था। अब चर्चा करते हैं अध्याय पर। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं का मतलब 7 अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने का विचार कर रही थी, तो उस समय की यह कहानी है, खबर है। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए अर्थात भ्रमण के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब और क्या पहनेगी, वो यह सोचकर परेशान था। उनका सेक्रेटरी अर्थात सचिव और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। तूफानी दौरा मतलब तुरंत जाकर आने वाले थे शीघ्रता से। आखिर कोई मजाक तो था नहीं कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय आ रही है, ये कोई मजाक तो है नहीं। इसलिए पहले ही वो जहाँ रानी पहुँचने वाली थी उसका दौरा करके आ रहे थे। जमाना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, तो वो हथियारबंद फौजियों के साथ निकलने वाली नहीं थी। वो अब मीडिया फोटोग्राफर के साथ देशों का भ्रमण करने वाली थी, क्योंकि वो समय अब बीत चुका था जब रानी या कोई राजा अपने फौजियों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ निकलते थे। इसलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने अर्थात उनकी कटिंग, अखबारों की कटिंग हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती है। कहने से तात्पर्य है कि जो इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में जो कटिंग थी वो ऐसे के ऐसे हिंदुस्तानी अखबारों में पेस्ट कर दी गई, इसी प्रकार से चिपका दी गई कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड
खर्चा उस सूट पर किया गया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी गई अखबार में। प्रिंस फिलिप के कारनामे अर्थात उन्होंने जो जो कार्य किए थे वो छापे गए। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, मतलब उनके बावर्ची और खानसामे, उनके जो घर पर रहने वाले और खाना बनाने वाले अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई, अर्थात उनका भी जीवन का वर्णन किया गया रानी एलिजाबेथ के साथ और प्रिंस फिलिप के साथ। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबारों में छापी गई। तो ये मीडिया पर कमलेश्वर जी द्वारा एक व्यंग कसा गया है कि किस प्रकार से एक रानी के साथ साथ उसके जुड़े हुए यहाँ तक कि कुत्तों का भी अखबार में वर्णन किया जा रहा है, जबकि जो वास्तविक खबर होती है उसको नहीं छापा जाता है। चूँकि मीडिया जो है वो देश का एक आधार स्तंभ होता है और इस प्रकार से अगर वो खबरें छापते हैं तो स्तंभ लड़खड़ा जाएगा तो देश भी खतरे में आ सकता है। तो ये व्यंग के माध्यम से समझा रहे हैं कमलेश्वर जी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, अर्थात चारों ओर चहल पहल थी। ये शोर हो रहा था कि रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान पधार रही हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। कहने से तात्पर्य है, प्रतीकार्थ निकल रहा है कि तैयारियां तो इंग्लैंड में हो रही थी लेकिन उसका जो प्रभाव है वो हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा था। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। दिल्ली में जो रानी 5,000 रुपये का 400 पाउंड का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ खास करना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। तो ये मुहावरा प्रयुक्त हुआ है, जान हथेली पर रखना अर्थात अपने प्राणों की परवाह न करना। उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेशाख्ता मतलब अनायासी मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कि वो खुदा की रहमत है, ईश्वर की कृपा है कि वो हमारे घर आए रानी। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी तो हम उनको देखते हैं, कभी अपने घर को देखते हैं, अर्थात स्वागत के योग्य है या नहीं है। और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी, अर्थात दिल्ली का पूरा स्वरूप बदल दिया गया। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। लक्ष्यार्थ प्रकट हो रहा है, सड़कें जवान हो गई अर्थात सड़कों की मरम्मत करवाई गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, अर्थात उस पर जो काफ़ी दिनों से धूल पड़ी हुई थी उस धूल को भी साफ कर दिया गया। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। जो इमारतें थी, महल थी, उन्होंने इस प्रकार से श्रृंगार किया जैसे एक कोमलांगी औरत या युवती श्रृंगार करती है। नाजनीन से तात्पर्य है कि कोमल अंगों वाली एक युवती। तो जिस प्रकार से कोमलांगी युवती श्रृंगार करती है उसी प्रकार से महलों और इमारतों का श्रृंगार किया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी एक मुश्किल घड़ी थी या समस्या थी, वह थी कि जॉर्ज पंचम की नाक, ये उनकी लाट थी अर्थात मूर्ति थी जिस पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक गायब थी। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि इंग्लैंड का जो पूर्व राजा था जॉर्ज पंचम, उसकी मूर्ति पर नाक नहीं है। तो ये बड़ी ही बेइज्जती शर्मनाक की बात थी उनके लिए, जो रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान पधार रही है और उनके स्वागत में लगे हुए हैं। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी।
तो उनके लिए सब कुछ तैयार किया जा रहा था, स्वागत किया जा रहा था, और जो कमी रह गई थी उसको पूर्ण करने की उम्मीद भी थी कि उनको पूर्ण कर दिया जाएगा जो भी कमी है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी मुसीबत थी कि जॉर्ज पंचम की नाक किस प्रकार से लगाई जाए। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। कि वैसे तो सब कुछ तैयारी की गई थी, पूरी व्यवस्थाएं लगा दी गई थी, पूरी व्यवस्थाएं सेट कर दी गई थी, लेकिन जो उनके लिए मुख्य कार्य था वो ये था कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं मिल पा रही थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, दास्तान अर्थात कहानी है। क्या इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, अर्थात बड़े बड़े हंगामे हुए थे, किसी वक्त किसी समय आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अर्थात उनके अंदर गर्मा गर्मी हो गई थी, बहस होने लग गई थी नेताओं के अंदर। अखबारों के पन्ने रंग गए थे, अर्थात अखबारों में भी इसकी खबर छपने लगी थी। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। वो दोनों तरफ नहीं थे, या दोनों तरफ थे। खामोश रहने वाले की ताकत दोनों तरफ ही थी, अर्थात वो हाँ में भी विश्वास रखते थे और ना में भी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए, सिक्योरिटी लगा दी गई। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, इस प्रकार की लाट बना दी गई थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाट, लाट मतलब मूर्ति होती है, कि नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा। गुरिल्ला युद्ध जैसे कि पहले भीलों में होता था, चारों तरफ से घेर कर और फिर आक्रमण किया जाता था गोरिल्ला की तरह। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ था, घटना घटित हुई थी। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक अचानक गायब हो गई थी। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, मतलब चारों तरफ गश्त लगाते रहे, सुरक्षा तैनात कर दी गई थी। गश्त लगाना मतलब सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ चक्कर काटना होता है। लाट की नाक चली गई, रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई, अर्थात चिंताओं से घिर गए थे। उसमें सभी कुछ न कुछ प्रयास में लगे हुए थे कि नाक की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए। देश के खैर ख्वाहों, मतलब जो भलाई चाहने वाले लोग हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और मसला विषय उनके सामने पेश किया गया कि क्या किया जाए नाक के संदर्भ में। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह है नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। इसका लक्ष्यार्थ ये है कि अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर यह नाक नहीं दिखेगी तो इसमें हमारी स्वयं की बेइज्जती होगी, क्योंकि इंग्लैंड की जो रानी है वो यहाँ पधार रही है, तो इंग्लैंड के पूर्व राजा की लाट या मूर्ति को देखेगी तो उसमें नाक नहीं मिलने पर हमारी बेइज्जती हो जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, अर्थात आपस में सलाह मशवरा किया गया, दिमाग खरोचे गए, दिमाग के मस्तिष्क के घोड़े दौड़ाए गए, और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन तुरंत दिल्ली में हाजिर हो, उपस्थित हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था, अर्थात पैसे का गुलाम था। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। आते ही उसने
हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्काम यहाँ उनके लिए कहा गया है कि जो वैसे तो हिंदुस्तान के अधिकारी थे, उन ऑफिसर्स के लिए कहा गया है, लेकिन अब भी उनका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो पाश्चात्य संस्कृति में उलझा हुआ था, अर्थात औपनिवेशिक रूप में ब्रिटिश सरकार के अधीन था। तो उनके ब्रिटिश सरकार का हुक्म मानने वाले जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, उनको हुक्काम कहा गया है। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास थे, चिंतित थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए कि ये इतने दुखी हो रहे हैं। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट, यह मूर्ति कब और कहाँ बनी थी, निर्मित हुई थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, क्योंकि उसी पत्थर की नाक बनाई जाएगी। तो इससे पूर्व मुझे यह पता होना चाहिए कि इस लाट का पत्थर, मूर्ति का पत्थर कहाँ से आया था, ये मूर्ति कब बनाई गई थी और कहाँ बनी थी। सब हुक्कामों ने, अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ ताका और देखते रहे एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से उत्तर पाने की दृष्टि थे। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ, आखिर में ये मसला हल हो गया, इसका समाधान निकला। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया कि तुम पूरी छानबीन करो कि ये मूर्ति कहाँ से लाई गई थी, इसका पत्थर कहाँ से लाया गया था, कब बनी थी, कहाँ बनी थी। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, अर्थात उन पुरातत्व विभाग की जो भी फाइलें थी उनमें ये खबर ढूंढी गई, उनमें ये खोजा गया कि मूर्ति का पत्थर कहाँ से आया था, मूर्ति कब बनी थी। ये पूरी जानकारी पुरानी फाइलों में खोजी गई। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए, डरते हुए बयान दिया कि डर इसलिए रहा था क्योंकि जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो पूर्ण नहीं कर पाया था, अर्थात उसे उसका जवाब नहीं मिला था। सर, मेरी खता माफ़ हो, कि मेरी गलती माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, अर्थात फाइलों में सब कुछ गुम चुका है। देखो, ये जो हक्काम हैं, अधिकारी हैं, ये इनकी मीटिंग चल रही है। सामने जो ऐनक लगाए हुए बैठा है ये पत्रकार है, बाकी ये अधिकारी बैठे हुए हैं। ये जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के संदर्भ में मीटिंग आयोजित हो रही है। आगे देखते हैं। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए जब क्लर्क ने यह कहा कि फाइल में कुछ भी नहीं मिला। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया, उसको यह जिम्मेदारी दे दी गई कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है, इस नाक का कर्तव्य या जिम्मेदारी आप पर है। अर्थात इस नाक के संदर्भ में जो भी जानकारी हो वो आप देंगे। वही मूर्ति के संदर्भ में कि पत्थर कहाँ का है, कब निर्मित हुई है, कहाँ निर्मित हुई है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला कि पत्थर की किस्म, मतलब प्रकार का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। तो वो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि वो तो पैसे का, धन का गुलाम था, इसलिए उसने कहा कि इन के इन प्रकार मैं ये ढूंढ लूँगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पत्थर की किस्म का, प्रकार का पता नहीं लगा तो किस प्रकार के पत्थर से लाट मूर्ति निर्मित है, तो मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा पत्थर खोजूंगा जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनी हुई है।
कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई, उनको थोड़ी तसल्ली महसूस हुई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। तो उसने गर्व से कहा कि हिंदुस्तान में सब कुछ मिल जाता है, तो ये पत्थर भी अवश्य मिल जाएगा। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी हुई है, कि इस पृथ्वी के गर्भ में अंदर छिपा हुआ है, तो ये पत्थर भी ज़रूर मिलेगा। ज़रूरत खोज करने की है कि हर चीज़ इस पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई है। अगर उसको प्राप्त करना है तो खोजने की आवश्यकता है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। तो वो भी अभी भी ब्रिटिश सरकार पर आश्रित हैं कि उनसे कुछ न कुछ उन्हें प्राप्त होगा, शाबाशी वाहवाही प्राप्त होगी। यह छोटा सा भाषण फौरन तुरंत अखबारों में छप गया कि जो मूर्तिकार और उनके मध्य चर्चा हुई थी, और अंत में यह कहा गया था कि इस मेहनत जो हम जॉर्ज पंचम की नाक के लिए जो पत्थर खोदने की मेहनत करेंगे, तो इसका हमें फल मिलेगा और आने वाला जमाना खुशहाल होगा। ये भाषण तुरंत ही अखबारों में छप गया था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा, उनका भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए। कुछ दिन बाद वह हताश निराश लौटकर आया और उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, उदासी बरस रही थी, नाकामयाबी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हताश उदास होकर, अर्थात नाकामयाबी की दृष्टि से उसने सिर लटकाया और खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, एक एक कण खोज डाला, पर इस किस्म का, इस प्रकार का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर तो विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, क्रोध में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। तो ये कमलेश्वर जी द्वारा व्यंग है। देखिए कितना अच्छा व्यंग किया गया है कि विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना चुके हैं, फॉलो कर रहे हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन, ये सब हम विदेशी संस्कृति के अपना चुके हैं, विदेशों की सारी चीज़ें अपना चुके हैं। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है, बालकों का डांस, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता है। अर्थात सब कुछ हम अपना चुके हैं, तो ये पत्थर क्यों नहीं मिल रहा है। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आई। आंखों में चमक आना भी मुहावरा है, अर्थात उसके चेहरे पर खुशी प्रकट हुई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। तो पिछली उनकी जो वार्ता हुई थी वो भी अखबार में छप चुकी थी, इसलिए पहले सतर्क होकर कह रहा है कि शर्त ये है कि हमारे मध्य जो वार्ता होगी वो अखबार में नहीं छपनी चाहिए। इसलिए उसने शर्त रखकर कहा था कि तभी मैं आगे अपनी कार्यवाही करूँगा, अपनी बात कहूँगा। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई, उसके चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो, आज्ञा हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे, इस मूर्ति पर जिसकी नाक फिट बैठे, उसे उतार लिया जाए। तो ये भी एक व्यंग किया गया है कमलेश्वर जी द्वारा कि जो विदेशी राजा हैं जॉर्ज पंचम, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान पर जितने अत्याचार किए वो कम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश के जो बलिदानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका महत्व यहाँ नहीं समझ रहे हैं ये लोग। कि ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी नाक से अधिक महत्वपूर्ण होगी
जॉर्ज पंचम की नाक। तो ये एक व्यंग कसा गया है उनके लिए। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद, चिंता के बाद खुशी तैरने लगी। उनके मुख पर खुशी प्रकट हो गई। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, कि तुम उनकी नाक लगा सकते हो अपने नेताओं की, लेकिन थोड़ी होशियारी रखना कि कहीं जनता भड़क न जाए। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़े। वो एक एक जो नेता थे या क्रांतिकारी थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी जहाँ देश में जहाँ जहाँ भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं उनकी नाप लेंगे और जॉर्ज पंचम की नाक से मिलाएंगे। और मूर्तिकार ने फिर देश दौरे पर निकलने का फैसला किया, तो वो देश दौरे पर निकल गया। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उनके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा, तो बम्बई वहाँ दादा भाई नारोजी, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, शिवाजी, वीर सरजा शिवाजी, कोवश जी, जहांगीर, इन सब की नाकें उसने टटोली, अर्थात देखा और नापा कि जॉर्ज पंचम की नाक से ये मेल हो रही है या नहीं। तो ये मेल नहीं हुई तो आगे गुजरात की शरण ली, गुजरात की ओर भागा। तो गुजरात में गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके भाई विट्ठल भाई पटेल जी, महादेव देसाई जी की मूर्तियों को परखा, उनको जांचा, और फिर वहाँ भी उनकी बात नहीं बनी। जॉर्ज पंचम की नाक से उनकी नाक मेल नहीं हुई तो आगे बंगाल की ओर चल दिए। वहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख कर, उनकी नाप तोल करके जब बात नहीं बनी तो बिहार की तरफ निकल गए। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इन सब की लाटों अर्थात मूर्तियों के पास गए और उनकी नाप ली, लेकिन यहाँ भी उनकी बात नहीं बनी। घबराहट में मद्रास भी पहुँचा, सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुँचा, जहाँ लाला लाजपत राय जी की और भगत सिंह जी की मूर्ति थी। उनका भी सामना हुआ, वहाँ भी देखा, नाप लिया और फिर वहाँ से भी रवाना होकर दिल्ली पहुँचा। और उसने अपनी मुश्किल बयान की कि मैं संपूर्ण देश में भ्रमण कर चुका हूँ, दौरा कर चुका हूँ, मुझे कहीं भी जॉर्ज पंचम के नाक की नाप उनसे नहीं मिली है, हमारे देश के नेताओं से, क्रांतिकारियों से, जो भी लाटें बनी हुई है, मूर्तियाँ बनी हुई है। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया। तो उन्होंने अपनी मुश्किल बयां की कि क्या समस्या थी, कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी, बच्चों के समान। सुनकर सब हताश हो गए, उदास हो गए और झुंझलाने लगे, क्रोध प्रकट करने लगे। असमर्थता से क्रोध प्रकट करना झुंझलाना होता है। असमर्थता भी हो और क्रोध भी हो। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए, धैर्य बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। अब देखो इनकी नीचता इतनी गिर गई है कि अब पहले तो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, जो नेता थे, उनकी मूर्तियों का दौरा किया कि उनकी मूर्ति से जिनकी भी नाक फिट बैठेगी वो लगा देंगे, लेकिन उनसे न बैठा तो बच्चों, जो शहीद होने वाले बच्चे हैं, उनकी मूर्तियों के पास जाएंगे। और वो विचार कर रहे हैं कि 1942 में जो बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने बच्चे शहीद हुए हैं, उनकी जो मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी। यह सोचकर वहां भी पहुंचा
पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी, दिल्ली में सब कुछ तैयार हो चुका था, सिर्फ कमी रह गई थी तो जॉर्ज पंचम की नाक की। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, उसको पॉलिश कर दी गई, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़े अधिकारी थे उन तक यह खबर पहुंच गई कि जॉर्ज पंचम की रानी एलिजाबेथ आ रही हैं, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, तो इसमें हमारी बेइज्जती होगी। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो रानी का स्वागत करने का क्या मतलब है। यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हुई। नाक कटवाना मुहावरा है, अर्थात बेइज्जती होना। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, वो पैसे का गुलाम था, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज, आश्चर्यचकित करने वाला ख्याल उसके दिमाग में कौंधा प्रकट हुआ और उसने पहली शर्त दोहराई। पहली शर्त वही थी कि ये जो खबर है ये मीडिया तक, अखबारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। तो ये व्यंग की पराकाष्ठा है। देखिए कि एक क्रूर और अत्याचारी जो शासक था जॉर्ज पंचम, उसकी नाचीज एक लाट के लिए, एक मूर्ति के लिए जिंदा लोगों की नाक की बलि दी जा रही है। तो ये कमलेश्वर जी की व्यंग की चरम सीमा है। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, चारों तरफ शांति, चुप्पी। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, मतलब चौंक गया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए, आज्ञा चाहिए। कानाफूसी हुई। धीरे धीरे आपस में उन्होंने चर्चा की और मूर्तिकार को इजाज़त, आज्ञा दे दी गई कि 40 करोड़ हिंदुस्तानियों में किसी की अगर नाक बैठती है तो जिंदा नाक ले आइए। उस समय हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ के आसपास थी। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है, कि नाक का जो मसला चल रहा था वो अब हल हो गया है। उसके बारे में बताया नहीं पूरी डिटेल के साथ। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। तो अखबार में केवल इतना ही छपा। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनात हुई, उन्हें वहाँ सिक्योरिटी लगा दी गई, सुरक्षा तैनात कर दी गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई, मतलब उसमें जो भी गंदगी थी, गंदगी जमा हुई थी तालाब में, वो बाहर कर दी गई, काई वगैरह लग जाती है। और ताज़ा पानी डाला गया जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी, ताकि उसमें जिंदा नाक लगाई जा सके, वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी कि जिंदा नाक लगाने वाले हैं। यह सब तैयारियां भीतर भीतर, अंदर ही अंदर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था कि मैंने सुझाव तो दे दिया, लेकिन अब ये किस प्रकार से उचित होगा। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, कि खास दिन वह उसके आने से पूर्व ही ये नाक लग जानी चाहिए।
और वह दिन आया जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। उद्घाटन नहीं किया गया था क्योंकि इतना शर्मिंदगीपूर्ण कार्य किया था इन्होंने। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन स्वागत नहीं हुआ था, कोई मान पत्र या भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, स्थिति नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे, अर्थात अखबारों में कोई खबर नहीं थी। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुत के लिए। बुत का अर्थ होता है मूर्ति। तो इसीलिए अखबार खाली थे। अखबारों में इसीलिए नहीं छपा था कि जिस शासक ने, जॉर्ज पंचम ने हमारे हिंदुस्तान पर, भारत पर इतने क्रूरता से अत्याचार किए थे, जुल्म कहर ढाए थे, और उसी की एकमात्र मूर्ति के लिए इस प्रकार के नीचतापूर्ण और निम्न कार्य किए गए हैं कि इंसानियत भी उसके सामने कोई मायने नहीं रखती है। उन्होंने जिंदा एक इंसान की नाक लगा दी है, इसलिए अखबार पूरे के पूरे खाली पड़े थे। तो इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।